जेन ज़ी कभी अमीर क्यों नहीं बन पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल हर जगह सुनने को मिलता है। सोशल मीडिया पर तो लंबी चौड़ी बहस छिड़ी रहती है और ज्यादातर लोग एक ही बात कहते हैं कि भाई आजकल के युवा बस पैसा उड़ाते हैं। पर क्या सच में बात इतनी सी है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए कुछ आंकड़ों से शुरू करते हैं जो शायद इस पूरी तस्वीर को ही बदल कर रखते हैं। जरा ये देखिए, इंडिया में जितने भी पर्सनल लोन लिए जाते हैं उनमें से 21% सिर्फ और सिर्फ छुट्टियों पर जाने के लिए होते हैं। जी हां, वेकेशन के लिए लोग बकायदा कर्ज ले रहे हैं। और ये बात सिर्फ घूमने फिरने तक ही सीमित नहीं है। इंडिया में बिकने वाले लगभग 70% आईफोन्स ईएमआई पर खरीदे जाते हैं। मतलब एक महंगी लाइफस्टाइल की चाहत तो साफ साफ दिख रही है। और इन सब का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट्स में सिर्फ एक साल के अंदर 44% का उछाल आया है और इसमें सबसे बड़ा हाथ है पहली बार कर्ज लेने वाले युवाओं का। तो क्या इन आंकड़ों को देखकर यह मान लिया जाए कि जेन ज़ी को पैसा मैनेज करना ही नहीं आता, कि ये सारी गलती उन्हीं की है, या फिर हम कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा ही देख पा रहे हैं? आइए इस पूरी पहेली को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, असल में सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस इकोनॉमिक सिस्टम में आज जेन ज़ी जी रही है वो हमारे माता पिता की दुनिया से बिल्कुल अलग है। वो पुराने नियम जो पहले काम करते थे अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। इस टेबल पर नजर डालिए, ये फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। हमारे पेरेंट्स के जमाने में प्रॉपर्टी खरीदने पर 10 से 20% का रिटर्न मिलना बहुत नॉर्मल था। एफडी का ब्याज इतना था कि वो महंगाई को आराम से बीट कर देता था। लेकिन आज प्रॉपर्टी रिटर्न गिरकर 6 से 7% पर आ गए हैं और एफडी का ब्याज तो महंगाई के सामने टिक ही नहीं पाता। और ये चार्ट तो कहानी को और भी डरावना बना देता है। 2019 के बाद से असल में लोगों की सैलरी 1.7% घटी है, जबकि रहने का खर्च यानी किराया, खाना पीना, पेट्रोल वो 25% तक बढ़ गया है। मतलब सीधी सी बात है, कमाई घट रही है और खर्चे आसमान छू रहे हैं। अब ऐसे माहौल में एक बहुत ही खतरनाक मानसिकता जन्म लेती है। जब ये साफ हो जाता है कि घर या जमीन जैसी बड़ी संपत्ति खरीदना लगभग नामुमकिन है, तो सारा फोकस एक्सपीरियंस पे शिफ्ट हो जाता है। चलो घूम आते हैं, कॉन्सर्ट देख लेते हैं, नया गैजेट खरीद लेते हैं, क्योंकि भविष्य का क्या ही भरोसा। और इस आग में घी डालने का काम करता है सोशल मीडिया। जब इंस्टाग्राम पर हर कोई अपनी परफेक्ट फिल्टर की हुई जिंदगी दिखा रहा होता है तो एक प्रेशर बनता है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट लोगों को ऐसा खर्च करने पर मजबूर करता है जिससे वो असल में अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक खराब इकोनॉमी या सोशल मीडिया के प्रेशर की नहीं है। एक और बड़ा विलन है आधुनिक फाइनेंस और जॉब मार्केट के वो जाल जो दिखाई नहीं देते लेकिन धीरे धीरे किसी को भी अपने अंदर खींच सकते हैं। आज इंडिया की गिग इकोनॉमी यानी फ्रीलांस और कॉन्ट्रैक्ट वाले काम में लगभग आधे लोग जेन ज़ीस और मिलेनियल्स हैं। ये हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करता है। जॉब सिक्योरिटी अब एक सपने जैसी हो गई है। सोचिए, हर तरफ ले ऑफ का डर, एआई से नौकरी जाने का खतरा, परमानेंट जॉब की जगह कॉन्ट्रैक्ट। इसका सीधा नतीजा है एक अनस्टेबल इनकम। जब यही नहीं पता कि अगले महीने सैलरी आएगी भी या नहीं, तो बजट बनाना और पैसे बचाना नामुमकिन सा हो जाता है। और बस यहीं पे कर्ज एक आसान सल्यूशन की तरह सामने आता है। और इस नए जमाने के कर्ज की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कर्ज जैसा महसूस ही नहीं होता। छोटे छोटे पेमेंट, आसान ईएमआई, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें फंसने का एहसास तक नहीं होता। बाय नाउ पे लेटर, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कोई छोटी सी चीज खरीदी, पेमेंट इतनी स्मूथ हुई कि लगा ही नहीं कि कोई लोन लिया है। फिर एक और महीने के अंत में ये सब छोटी छोटी रकम मिलकर एक पहाड़ जैसा बिल बन जाती हैं। अब उस बिल को चुकाने के लिए क्रेडिट कार्ड निकलता है और बस कर्ज का ये दुष्चक्र शुरू हो जाता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए फोन की ईएमआई है 3,500, गोवा ट्रिप के लोन की किश्त है 4,000, हेडफोन और जूतों जैसी छोटी मोटी चीजों के 2,000 और देखते ही देखते महीने का 11,500 रुपए का बिल तैयार। अब इसमें किराया और बाकी खर्चे जोड़ दीजिए तो महीने के आखिर में हाथ में कुछ नहीं बचता। तो सवाल यह है कि इस टूटे हुए सिस्टम में आखिर किया क्या जाए? क्या कोई रास्ता है भी? जी हां, बिल्कुल है। चलिए एक सीधी और प्रैक्टिकल योजना पर बात करते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम, एक इमरजेंसी फंड बनाना। इसका मतलब है कम से कम 6 से 12 महीने के खर्चे चलाने जितने पैसे एक अलग, आसानी से निकाले जा सकने वाले अकाउंट में रखना। और एक नियम बनाना होगा कि जब तक ये फंड तैयार ना हो जाए तब तक कोई लोन नहीं, कोई ईएमआई नहीं, कोई बीएनपीएल नहीं। ये पहली प्राथमिकता है। इसके साथ कुछ सिंपल नियम अपनाने होंगे।
जैसे कोई भी बड़ी गैर जरूरी चीज खरीदने से पहले 24 घंटे रुकें। एक और नियम है, अगर किसी चीज को 2 बार खरीदने की हैसियत नहीं है तो उसे 1 बार भी नहीं खरीदना है। बड़े खर्चों जैसे फोन या ट्रिप के लिए पहले से एसआईपी या शॉर्ट टर्म प्लान में पैसे जोड़ें। और सबसे जरूरी, एक्सपीरियंस से पहले एसेट बनाएं, भले ही इंडेक्स फंड में छोटी छोटी एसआईपी से ही क्यों ना हो। और जहां तक नौकरी का सवाल है तो माइंडसेट बदलना होगा। हर नौकरी को 1-2 साल का एक लर्निंग प्रोजेक्ट समझिए। छोटी मोटी सैलरी हाइक के पीछे भागने से बेहतर है ऐसे स्किल्स बनाना जो लॉन्ग टर्म में वैल्यू दें और आपको मार्केट में मजबूत बनाएं। और आखिर में ये नंबर हमेशा याद रखना है, अगर हर महीने की सारी ईएमआई और बीएनपीएल पेमेंट्स मिलकर सैलरी के 30% से ज्यादा हो रही हैं तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। तो निचोड़ ये है, ये सिस्टम शायद जीतने के लिए बना ही नहीं है। ये मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गेम के नियमों और इसके जालों को समझकर अपनी स्ट्रैटेजी तो बदली ही जा सकती है। और यही आज का सबसे बड़ा सबक है। सिस्टम टूटा हुआ है, लेकिन कंगाल होने से बचा जा सकता है। यह सिर्फ बुरी आदतों का मामला नहीं है, ये एक मुश्किल सिस्टम का सामना करने की बात है, लेकिन सही रणनीति के साथ इससे पार पाया जा सकता है। तो अब जब ये सारे जाल सामने हैं तो सवाल ये उठता है कि इस खेल को अलग तरीके से कैसे खेला जाएगा। इसी सोच के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।